सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। फिर से आ चुके हैं एक नए प्रायोरिटी सेट के साथ, जिसमें कि हम लोग देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ये कमेंट करते हैं कि हम 10th पास हैं, 12th पास है, कौन सा फॉर्म भरें, क्योंकि डिप्लोमा टू डिग्री का भी फॉर्म आ चुका है। दोनों फॉर्म साथ साथ ही निकलते हैं। तो देखिए, आप सीधा सीधी समझिए, अगर ये कोर्स आप 10th के बाद कर रहे हैं तो ये आपको 3 साल का पड़ेगा। वहीं अगर आप ये कोर्स 12th के बाद करना चाह रहे हैं तो ये कोर्स आप लोग को सिर्फ 2 साल का पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 2 ईयर का डिप्लोमा करें, 3 ईयर का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। मैंने खुद 12th के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा किया है विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कई जगह फॉर्म में 3 साल का ही डिप्लोमा खोजा जाता है। फॉर्म में कई जगह लिखा रहता है कि 3 साल का डिप्लोमा ही चाहिए, तो आप 3 साल का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 साल का ही करें। इसमें आपकी मर्जी है। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप 2 साल का करो, 3 साल का करो, क्योंकि मैंने इसके पहले ही डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना दिया है आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो मैं फिर से बात नहीं करूंगा। सिलेबस दोनों का सेम ही है, कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं है कि इसका सिलेबस अलग है उसका अलग है। प्रैक्टिस सेट सेम ही है, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। टॉप 25 क्वेश्चन है, टारगेट 20+ का है। देखते हैं कौन कैंडिडेट 20+ ला पाते हैं। एक और बड़ी बात है आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, जो कि कोई नहीं बताता। मैक्सिमम कैंडिडेट एडमिशन के टाइम ये गलतियां करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि एक सॉल्यूशन है जो कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीले कलर में बदल देता है। तो इसका पीएच क्या होने की संभावना है? ऑप्शन दिया गया है, आप ऑप्शन देकर भी इसका राइट आंसर बता सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वैसे समझाने वाली क्वेश्चन है नहीं, पर 1 मिनट में आपको समझाऊंगा। देखिए, आपने 10th में पढ़ा होगा अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सोल्ट। यहाँ पर आपने पीएच स्केल के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। ये देखिए, पीएच स्केल क्या होता है। ये इस प्रकार का होता है जिसमें 0 से 14 तक नंबर होते हैं। 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो 0 से 6 तक है ये होता है एसिड, यानी कि अम्ल। और यहाँ पर देखिए 8 से लेकर 14 तक ये होता है अल्कलाइन बेस, यानी कि क्षार। अब आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार, और नीले लिटमस पत्र को लाल करता है ये होता है एसिड, यानी कि अम्ल। अब आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर पीएच स्केल में 1 से 4 तक ये अम्ल के अंदर आ रहे हैं, यानी कि एसिड के अंदर आ रहे हैं, तो 10 जो है ये क्षार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हीरे का कौन सा गुण शीशे के काटने के लिए महत्वपूर्ण होता है? यानी कि हीरे का वह कौन सा गुण है, कौन सा प्रॉपर्टीज है जिसके कारण हम इसे शीशे के काटने के लिए प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको पता होगा सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, क्योंकि हीरा बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, इसीलिए इसका प्रयोग शीशे को काटने के लिए किया जाता है। आपको पता होगा इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? तो देखिए, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। साइंस में आपको फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे कराएंगे। तो देखिए, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी जो कि हम लोग घरों में यूज करते हैं वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आपको बताना सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है, कल के ही वीडियो में कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्वा रिजिया, यानी कि जिसे रॉयल जल भी कहा जाता है, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl, एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वारिजिया क्या होता है? आपने 10th में ही पढ़ा होगा। यह एक बहुत ही मजबूत एसिड होता है। आपको बता दें कि एक्वारिजिया जो होता है ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर एसिड होता है, क्योंकि इसमें 2 अम्ल का यूज किया जाता है। 2 एसिड को एक अनुपात में मिलाया जाता है। ये अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यानी कि HCl और नाइट्रिक एसिड। देखिए, इन दोनों का अनुपात होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा कि सोना, प्लेटिनम और पैलेडियम जैसे धातु जो मेटल होते हैं, इनको हटाने के लिए, इनको गलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, एक्वारिजिया में HCl एसिड को 3 अनुपात में और नाइट्रिक एसिड को 1 अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि 3:1 में मिलाया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मेंडलीव के वर्गीकरण के अनुसार तत्वों के गुण जो होते हैं उनके आवर्त फलन होते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव क्लासिफिकेशन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर देयर पीरियोडिक फंक्शन। मेंडलीव के वर्गीकरण के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ये परमाणु द्रव्यमान, यानी कि एटॉमिक मास के आवर्त फलन होते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कमेंट में रोने धोने से नहीं होता है। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, इस पर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है? आपको बताना है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, लोहा। बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि नाइट्रोजन होता है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर पूछा गया है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन है। हमारी वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, तो ये नाइट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से, आप नोट करते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, यह गुणधर्म क्या कहलाता है? यानी कि यह प्रॉपर्टी जो होता है इसे किस नाम से जाना जाता है? मेटल कैन बी बीटन इनटू द शीट्स,
शीट में इसको परिवर्तित किया जाता है, चेंज किया जाता है, मतलब पतली शीट में परिवर्तित किया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा मेलेबिलिटी के बारे में, आघातवर्धनीयता के बारे में, तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। जो धातु को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, इस गुण को कहा जाता है आघातवर्धनीता, यानी कि मेलाबिलिटी। तन्यता क्या होता है? तो तन्यता जब किसी धातु को पतली तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो इसे तन्यता कहा जाता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा गया है कि धातु को पतली चादर बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिध्वनि निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पन्न होती है? यानी कि जो एको प्रोड्यूस होती है, ये किस रीजन से आती है, किस कारण से होती है? आपने देखा होगा कि जब भी कोई आवाज़ें एक दूसरे से टकरा कर हमें सुनाई देती है, तो इसका क्या रीजन होता है, क्या कारण होता है? तो आपको पता होगा, जब कोई आवाज़ एक दूसरे से टकरा कर हमको सुनाई देती है, यानी कि कोई आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है, तभी तो हमें सुनाई देती है। कोई भी आवाज़ जब रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, तो हमें तो सुनाई ही नहीं देगी। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि वो परावर्तित होती है, फिर उसकी हमारे कानों तक आती है। जैसे कि लाइट होता है, कोई भी वस्तु पर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक आती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। वैसे ही कोई भी प्रतिध्वनि, यानी कि जो एको होता है, ये किसी वस्तु से आकर टकराकर हमारे कानों तक आती है, तो हमें वो सुनाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, पर मानो या ना मानो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको पेड क्लासेस में भी आपको नहीं मिलेंगे, यकीन मानो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण कौन सा प्रयुक्त होता है? विच मिरर इज यूज फॉर सेविंग? कौन से मिरर का यूज सेविंग के लिए किया जाता है? तो आपको पता होगा इसका प्रयोग अवतल दर्पण के लिए किया जाता है। कनकेव मिरर का यूज किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। कनकेव मिरर का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इससे सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और भी बहुत सारे दर्पण का यूज हम आपको बताए हैं। आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। जैसे कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा यूज किया जाता है, हेडलाइट में कौन सा यूज किया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो आप जो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, पिछले आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुका है, पहले से ही आप धीरे-धीरे सारी वीडियो देख लीजिएगा एग्जाम तक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए आप सारी वीडियो धीरे-धीरे देख लीजिएगा। ये नहीं कि एक ही दिन 2-3 वीडियो देख लेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम आते-आते ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे गलतियाँ करते हैं और उनको टाइम फिर नहीं मिल पाता। आज के जो क्वेश्चन है ये कल के लिए टाल देते हैं, तो ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा। चुंबकीय अशुद्धि को किस विधि द्वारा दूर किया जाता है? देखिए, बाय व्हिच मेथड इज मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी रिमूव्ड? बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? शायद आपने ये सारी विधि, यानी कि सारी मेथड को पढ़ा होगा, सारी विधि आपने पहले देखी होगी। ये फेन उत्प्लावन विधि आखिर होता क्या है, ये मैं थोड़ी-सी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए, जैसे सल्फाइड अयस्क होते हैं, जैसे कि तांबा, जस्ता और सीसा, इनको शुद्ध करने के लिए इस फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है। वान आर्केल विधि क्या होता है? इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे टाइटेनियम और जिरकोनियम जैसे धातु होते हैं, इसको रिफाइनिंग करने के लिए, इसको शुद्ध करने के लिए वान आर्केल विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गुरुत्व पृथक्कन विधि, ये क्या चीज़ है? नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसमें क्या होता है, कोई भी एक भारी धात्विक कण होता है, धात्विक कहने का मतलब एक बहुत ही ज़्यादा भारी मेटल होता है, जैसे कि हेमेटाइट, टीन, सोना, और जैसे कुछ हल्के धातु होते हैं, जिनको एक में मिला दिया जाता है ना, तो उनको अलग करने के लिए, यानी कि उनमें जो गैंग होते हैं, गैंग कहने का मतलब जिनमें अशुद्धि होती है, उन अशुद्धि को अलग करने के लिए, जैसे अयस्क और गैंग के घनत्व में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है ना, तो इनको अलग करने के लिए, यानी कि एक बड़े धात्विक कणों को एक छोटे धात्विक कण से अलग करने के लिए, गैंग की अशुद्धि को अलग करने के लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि, यानी कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए चुंबकीय विधि, यानी कि मैग्नेटिक मेथड का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गलत तुक्का नहीं लगाइएगा, क्योंकि आपके 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? द नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन इज। देखिए, प्रकाश के बारे में आपने पढ़ा होगा, प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ये कई तरह से चलती है, इनके बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, एक आवेश का होता है, वैसे ही जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, इसके बहुत सारे, ये तरंग के भी काम करती है, कभी ये पार्टिकल की तरह भी काम करते हैं, यानी कि ये दोनों के समान काम करती है। वेव और पार्टिकल दोनों की तरह काम करती है। तरंग एवं कण दोनों के समान कार्य करते हैं, वेव एंड पार्टिकल्स। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? यानी कि जैसे-जैसे तापमान बढ़ाया जाता है, वैसे-वैसे प्रकाश की गति पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? प्रकाश की जो लाइट की स्पीड है, इस पर क्या असर पड़ता है? तो देखिए, आप तापमान कितना भी बढ़ाइए, घटाइए, 0 कर दीजिए, 100 डिग्री कर दीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। प्रकाश की गति जो होती है,
स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इस पर कोई भी हल्का सा भी कुछ भी असर नहीं पड़ता है, यानी कि तापमान से इसको कोई लेना देना नहीं है, यानी कि सेम टू सेम वही बनी रहती है जो पहले रहती है, स्थिर रहती है, रिमेन स्टेबल। सेकंड जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है, तब जाके आपके आंसर सही होंगे, क्योंकि मुझे पता है कैंडिडेट गलतियां कर देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तभी जाके आपको करा रहा हूँ। ड्यूमा एक विधि होती है, ये कौन सी विधि है मैं तो आज तक नहीं पढ़ा हूँ। देखिए जो ड्यूमा मेथड होता है इसमें कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए, यानी कि देखिए आपने पढ़ा होगा समीकरण संतुलित किए होंगे। जैसे कोई समीकरण होता है जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी कि वाटर बनाते हैं, वैसे ही कार्बनिक यौगिक में जो नाइट्रोजन होते हैं इनके द्वारा अंतिम रूप से क्या बनती है, क्या लास्ट में इनका निर्माण होता है, क्या लास्ट में जो प्रोडक्ट बन के आता है ये क्या होता है। तो देखिए ड्यूमा विधि में कार्बनिक यौगिक को कार्बन ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। तो इसके पश्चात इसके बाद इसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन की तो बात हो रहा है, तो इसमें जो प्रेजेंस है नाइट्रोजन ये लास्ट में N2 गैस में बदल जाती है, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूमा विधि जो है इसमें कार्बनिक यौगिक को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, जिससे कि यौगिक में उपस्थित जो नाइट्रोजन होता है ये N2 गैस में बदल जाती है, यानी कि N2 गैस बाहर निकल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? द इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड। जो अयस्क होते हैं आपको पता है ना अयस्क क्या होते हैं। अयस्क में क्या होते हैं, कुछ अशुद्धि होती है, जैसे कुछ खनिज अयस्क के बाहर निकाले जाते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धि होती है, इम्प्यूरिटी होती है। जो इसमें इम्प्यूरिटी होती है उसमें क्या होते हैं, इसमें गैंग इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन पारे का अयस्क होता है, यानी कि ओर ऑफ मरकरी कौन सा है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कराएंगे, अयस्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन किसका अयस्क है, लोहे का कौन है, चांदी का कौन है, तांबे का कौन है, एल्युमिनियम का कौन सा, बहुत सारे क्वेश्चन बताए। तो इसमें पारे का जो अयस्क है यानी कि जो ओर ऑफ मरकरी है यह है सीना बार। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि इनमें से कौन वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। देखिए अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, जो केमिकल फॉर्मूला होता है वाशिंग सोडा का ये होता है Na2CO3 इंटू 10:2। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोने का सोडा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे जो कि आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट में आपको करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण विसरण यानी कि फैलना निम्न में से किस कारण से होता है। बताइए वायुमंडल में जो प्रकाश फैल जाते हैं, जैसे जैसे ही सूर्य मतलब सुबह होता है वैसे ही सारे जगह पर प्रकाश फैल जाता है, इसका क्या कारण है, इसमें क्या जिम्मेवार है, इसमें क्या कारण होता है। जैसे कि प्रकाश इधर उधर फैल जाता है, एक जगह नहीं होता है, सभी जगह फैल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, हीलियम, जल वाष्प, इसमें क्या इसका मेन रीजन क्या है। तो देखिए इसमें मेन रीजन है धूल के कण। जो धूल के कण होते हैं ये प्रकाश को इधर उधर बिखेर देते हैं, इधर उधर फैला देते हैं। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैग्नीशियम को हवा में जलाना कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा परिवर्तन है, मतलब कौन सा भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। 8 क्लास में आपको पढ़ना था, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो आप बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम को जब हम हवा में जला देते हैं तो ये फिर से पुनः तो मैग्नीशियम बनेगा नहीं, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज, जो हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना, ये किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है। जैसे कि आप देख रहे हैं दिनों दिन जो संगमरमर का बना हुआ ताजमहल है ये दिनों दिन काला होते जा रहा है, इसका क्या कारण है। आपको पता होगा इसका एक एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर यानी कि अम्लीय वर्षा जो होता है, एसिड रेन, इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्या होता है, जब अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन ये होता है तो संगमरमर जो कैल्शियम कार्बोनेट के संपर्क में आती है, तो इससे क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एक रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया करती है, जिससे कि क्या होता है जिप्सम, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और पानी बनता है। इस प्रतिक्रिया के कारण यानी कि इस रिएक्शन के कारण समय के साथ-साथ संगमरमर की जो चीज़ें हैं जैसे कि ताजमहल है ये दिनों-दिन काला हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता है, CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना, इसका कौन-सा अभिक्रिया है, कौन-सी रिएक्शन होती है? तो आपको समझना पड़ेगा रिएक्शन के बारे में। देखिए इन रिएक्शन का आप पहले नाम सुने होंगे, वियोजन अभिक्रिया जिसको डिकम्पोज़िशन रिएक्शन या फिर ब्रेकडाउन रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि इसको नाम से ही पता चल रहा है, ये अलग-अलग हो जाता है यानी कि ब्रेकडाउन हो जाता है। इसको बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। अब आगे जो है विस्थापन अभिक्रिया, इसको क्या कहा जाता है? तो ये अपने चीज़ों को विस्थापित कर देती है यानी कि किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देती है।
इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है योगात्मक अभिक्रिया, जिसको नाम से पता चल रहा है योग यानी कि एडिशन रिएक्शन इसमें होता है। एक है अपचयोपचय अभिक्रिया, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो जो चीजें हैं ये ऐड होकर बनती है, नई उत्पाद बनाती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, रिएक्शन के बारे में, कोई चीज़ को डिस्प्लेस कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है? विच एलिमेंट कैन बेरियम से डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सल्फेट? देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए जो बेरियम होता है ना, बेरिलियम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेरियम तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं ना, इनके जो सल्फेट होते हैं ये हमेशा सोडियम के साथ रिएक्शन करके विस्थापित होते हैं। जैसे कि देखिए आपको समझाते हैं, जैसे बेरियम जो होता है ये सोडियम को उसके सल्फेट से विस्थापित कर देता है, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर देता है। जैसे बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, ये क्या होते हैं, ये सोडियम सल्फेट Na2CO3 के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl बनाते हैं, यानी कि ये सोडियम के साथ हमेशा विस्थापित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित करता है? तो ये हमेशा सोडियम एलिमेंट के साथ ऐसा करता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और 5 क्वेश्चन आप देख कर जाइएगा। उससे पहले कुछ आपको चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि आपको कोई नहीं बताता, क्योंकि आप शुरू में ही ये गलतियाँ कर देते हो। अगर आप जैसे अभी पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरे हो, पॉलिटेक्निक फॉर्म भरने के बाद आपके रिजल्ट आएँगे, रिजल्ट में अगर आपका नाम होगा, लेकिन मैं देखा हूँ बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जिनको अपना ब्रांच तक पता नहीं होता है कि कौन-सा ब्रांच उनको चयन करना है, कौन-सा चूज़ करना है। वो अपने किसी भाई के साथ, किसी दोस्त के बहकावे में आकर उन्हें जो बताते हैं वही ब्रांच को चयन कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं। ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा। यानी कि अगर आप ये गलतियाँ कर देते हैं तो आपको 3 साल बहुत ही ज़्यादा झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि सभी की पढ़ाई अलग-अलग है, सभी के सिलेबस अलग-अलग होते हैं, सभी के ब्रांच अलग-अलग होते हैं। अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल से, तो आप सिविल में नहीं भरिएगा, क्योंकि सिविल का जो सिलेबस है ये अलग होता है और आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा और आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल में है तो आप इलेक्ट्रिकल में नहीं डालेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट सिविल में है तो आप इलेक्ट्रिकल में नहीं करेंगे। मतलब आपका जो पसंदीदा ब्रांच है, अपने पसंद के अनुसार, अगर आपको बल्ब बत्ती से इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रिकल को चयन करेंगे, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप सिविल को फॉलो करेंगे, सिविल का चयन करेंगे। मतलब सबके जो ब्रांच है ये अलग-अलग हैं, तो आप अपने पसंदीदा ब्रांच को ही चयन करेंगे जो कि आपका पसंद होगा। ये नहीं कि इसमें स्कोप ज़्यादा है, ये आपको नहीं देखना है, पहले आपको प्रेफ़रेंस डालना होता है। मैं इसके ऊपर हालाँकि वीडियो बनाऊँगा, जब आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएँगे, तो आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। इसके बाद रिजल्ट आने के बाद चॉइस फिलिंग होता है, तो आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएँगे। लेकिन आपको पहले से ही मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि एक आपका कॉलेज तो पसंदीदा होता ही है, लेकिन आपको मेन आपको फ़ोकस करना है कि आपका जो ब्रांच है ये पसंदीदा 100% हमारा फ़ेवरेट होना चाहिए, ठीक है? तब जाके आप एक मोटिवेशन के साथ तैयारी करोगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आपका जो ब्रांच होना चाहिए, ये एकदम आपका फ़ेवरेट होना चाहिए, ना कि किसी और का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? कॉपर सल्फेट के घोल से तांबा को पुनः प्राप्त करने के लिए किस धातु का उपयोग नहीं किया जा सकता? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो। व्हिच मेटल कैन नॉट बी यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? देखिए कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, जो घोल होता है, इसमें आपको पता होगा कि कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर का सल्फेट है तो इसमें तो कॉपर होगा ना। तो इससे फिर से हमें प्राप्त करना है, यानी कि पुनः प्राप्त करना है। तो किस धातु का प्रयोग कर सकते हैं, कौन से धातु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो देखिए किसी भी सल्फेट से उस धातु को प्राप्त करना होता है, तो एक मजबूत, उससे मजबूत धातु को चयन करना होता है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को प्राप्त करने के लिए हम सोना और चांदी जैसे धातु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे कॉपर की तुलना में कम अभिक्रियाशील हैं, कम रिएक्टिव हैं, इनसे कम रिएक्शन इनका होता है। जैसे किसी में लड़ाई होता है ना दोस्तों, तो क्या होता है कि जो मजबूत होता है, ये कमज़ोर व्यक्ति को धकेल देता है, उसको अलग कर देता है। वही हाल होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है, वही जाकर उस धातु को उसको अलग करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताया सोना और चांदी इससे कम रिएक्टिव है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस चिप्स में ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए, यानी कि जो ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीडाइज़ चिप्स के बैग में कौन-सी गैस प्रवाहित की जाती है? जो चिप्स के पैकेट होते हैं, इनमें से कौन-सी गैस डाली जाती है, ताकि उनको नमी से बचाया जा सके, ऑक्सीकृत होने से, ऑक्सीडाइज़ होने से बचाया जा सके? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कुरकुरे ये सब के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं, सारे पैकेट में ये नाइट्रोजन गैस को ही भरा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अम्लीय माध्यम में फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन होता क्या है? ये एक प्रकार का सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, इसका रंग होता है। देखिए
अम्लीय माध्यम में यानी कि एसिडिक मीडियम में फिनोप्थेलिन का रंग कैसा होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि अम्लीय माध्यम में फिनोप्थेलिन तो ऐसे ही सूचक हम आपको बता दिए सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, तो इसको अम्लीय माध्यम में करेंगे तो ये नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, वही तो होगा। आपको लगेगा कि ये तो लाल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, इनका कोई कलर चेंज नहीं होता। लेकिन यही अगर क्षार में इनको डाला जाता है, ये जो बेस होते हैं इनमें डाला जाता है, तो इनका रंग चेंज हो जाता है, ये लाल हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ये क्योंकि रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, प्रति अम्ल क्या होते हैं? प्रति अम्ल यानी कि एंटासिड। एंटासिड का आपने नाम सुना होगा, 10th में आपने सुना होगा। जब किसी को अपच हो जाता है यानी कि कोई चीज़ पचने में दिक्कत होता है, तो हम एंटासिड देते हैं, एक दवा के रूप में देते हैं ताकि उसका जो पाचन शक्ति है ये अच्छे से काम करने लगे। क्योंकि हमारे अमाशय द्वारा HCl अम्ल निकलता रहता है और जब ये बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो हमारे पेट में अम्लीयता हो जाती है यानी कि एसिडिटी हो जाती है, जिससे हमारा पेट दर्द करने लगता है। तो इसके निवारण के लिए, इसके मतलब इलाज के लिए हम क्षार का प्रयोग करते हैं, क्षारीय चीज़ों का प्रयोग करते हैं, क्षारीय चीज़ों का सेवन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को इसका राइट आंसर पता नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हम लोग दंत मंजन करते हैं, मतलब टूथपेस्ट करते हैं, उसमें एक रासायनिक यौगिक होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन टूथपेस्ट, ये कौन-सा होता है? तो ये पता होगा, क्षारीय होता है। इतना तो पता है ना कि क्षारीय होता है। आपको पता होगा कि दाँत में जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे दाँत सड़ने लगते हैं। तो इसके लिए क्षारीय पदार्थों का प्रयोग करना होता है। जो टूथपेस्ट होते हैं, इसमें क्षारीय चीज़ मिलाया जाता है, जो कि हमारे दाँतों के लिए अच्छे होते हैं, दाँतों को साफ करने में मदद करते हैं, एसिड को खत्म करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, इनको खत्म करने में मदद करते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, CaPA4 का होल ट्वाइस, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं आपने सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे। टॉप 25 प्रश्न में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, आप कमेंट के नीचे बताइएगा, ठीक है? तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अभी के लिए बस इतना ही।